हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी वर्ल्ड। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स। बच्चों, ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती होंगी। सारे स्टूडेंट को ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह बच्चों ये होती है कि हमें इसमें जो प्रमेय थ्योरम्स हैं, पहले सबसे पहले हमें उनको और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होता है अच्छे से। तो जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेंगे, फिर आपको पूरे चैप्टर के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट इसके हैं बेसिक, सबको आज की क्लास हम लोग अच्छे समझेंगे। उसका हम पहले एक्सरसाइज को आराम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें त्रिभुज होता क्या है बच्चों। तो त्रिभुज के अगर हम बारे में बात करें तो त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो आप देखिए, तीन भुजाएं ए बी, ए सी और बी सी, तो तीन भुजाओं से बनी एक ये बंद आकृति है। तो बच्चों, इसीलिए हमने इसकी परिभाषा क्या बनी, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात तो पहले से क्लियर है बच्चों कि त्रिभुज किसको बोलेंगे, जो तीन भुजाओं से बनी है आकृति और जो तीनों साइडों से कैसी है, बंद। ठीक है, अब इसमें आपको जो मेन बात है बच्चों, वो तीन बातें मेन आपको याद रखनी है। वो तीन मेन बातें बच्चों कौन सी है। सबसे पहली बात, एक शीर्ष क्या होता है, एक कोण ये क्या होता है, और एक भुजा ये क्या होता है। ठीक है, बेशक आप जानते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलूंगा, जिससे कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो सारा इस लेक्चर को अच्छे समझ के कंप्लीट पूरी तरह से क्लियर कर सके अपनी सारी चीजों को। तो उस बात तो बच्चों हम जानते हैं शीर्ष किसको बोलते हैं। शीर्ष बच्चों इन कोने को बोलते हैं। ये शीर्ष हमारे जी, इसको इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। ये ए बी और सी, तो ये शीर्ष कितने होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं इसमें। एक ट्राइंगल के अंदर, त्रिभुज के अंदर बच्चों तीन शीर्ष होते हैं। ऐसे हम बात करें कोण की, तो तीन कोण होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। कोण का सिंबल ये होता है इस तरीके से। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी। अब हम बात करते हैं भुजाएं कितनी होती है बच्चों। तो भुजाएं भी तीन होती हैं। कौन कौन सी, ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी। तो ए बी एक भुजा ये रही, बी सी एक भुजा ये रही, और ए सी एक भुजा ये रही। इसका मतलब तीन शीर्ष, तीन कोण और बच्चों तीन भुजाएं। तो एक त्रिभुज के अंदर तीन शीर्ष होती हैं, तीन कोण होती हैं और तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने त्रिभुज के बारे में जान लिया कि त्रिभुज क्या था। अब हम चलते हैं त्रिभुज के प्रकार। क्योंकि आप जब चैप्टर बच्चों करते हो, एक्सरसाइज आप करते हो, तो उसमें बहुत तरह के त्रिभुज आते हैं आपके पास, तो आप कंफ्यूज रहते हो कि इस त्रिभुज में क्या प्रॉपर्टी है, इस त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी है। तो इसलिए सारी प्रॉपर्टी मैंने एक जगह लिख रखी है और सारे टाइप्स, तो आप उनको अच्छे समझ लिए और इसके बाद आपको कोई भी डाउट किसी तरीके का बचेगा नहीं आपका। ठीक है, सबसे पहले जो हम जानते हैं त्रिभुज की प्रकार, यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बच्चों, सही मायने में अगर हम त्रिभुज को देखें तो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने हैं। तो आप जानते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले होता है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज बच्चों क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। कितनी भुजाएं, तीनों भुजाएं, मतलब ए बी की लंबाई ए सी के बराबर और ए सी की लंबाई बी सी के बराबर, मतलब आपस में तीनों कैसी होती है बच्चों, बराबर। तो सीधी सिंपल सी बात याद रखनी है आपको, किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर आ गई तो उस त्रिभुज का नाम क्या हो, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या हो बच्चों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज, तो नाम में आ रहा है, सम मीन्स समान और द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा होता है। त्रिभुज तो है ही अपना। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, मतलब आपको एक ऐसा त्रिभुज दिया जाए जिसमें दो भुजाएं बराबर हो। मान लो ये 5 सेंटीमीटर की लंबाई है और ये भी 5 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो इस त्रिभुज को आप क्या बोलोगे, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं, इसकी लंबाई 5, इसकी भी लंबाई 5, लेकिन इसकी अलग होगी 6 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज हमारा किस तरीके का हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। ऐसे अगर इसको देखें तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर और इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड कैसी हैं, आपस में बराबर। इसका नाम क्या पड़ गया, समबाहु त्रिभुज। इतना सा आपको याद रखना है, तीनों भुजाएं बराबर समबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट तीसरा पॉइंट। ये क्या बच्चों में दिया गया, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों। मतलब अगर हमने देखा ए बी की लंबाई 5, ए सी की 6 और बी सी की 7, तो ये किस तरीके का त्रिभुज हो गया, इसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज।
ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज थे आपकी, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान बच्चों, फिर समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, मतलब कोई भुजा समान न हो। अब बच्चों हम बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज की। तो आप आराम से देख सकते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज हमारे कितने हैं बच्चों। ये कोणों के आधार पर त्रिभुज हमारे तीन प्रकार के होते हैं। अब ये क्या है, सबसे पहले बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज की। तो आप ध्यान समझना कि जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, मतलब कोई त्रिभुज दिया गया आपको और सारे कोण कितने आ रहे हैं, 90 से कम आ रहे हैं, 60 का ये, 70 का ये, 50 का ये। एक बात तो आप जानते ही हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें न्यून कोण समझना है। तो सारे कोण आप देख रहे हैं 90 से कम आ रहे हैं, तो इसलिए इस त्रिभुज का नाम क्या पड़ गया, न्यून कोण त्रिभुज। सिंपल सी आपको ये बात याद रखनी है कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण की वैल्यू 90 से कम हो, 90 से कम हो, उसको आप न्यून कोण त्रिभुज बोलोगी। इसी तरीके से हम बात करें समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज क्या है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, मतलब एक कोण जैसे हमारा एंगल बी पे 90 का एंगल बनना है, तो आप इस त्रिभुज को आप क्या बोलोगे, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक कोण कितने का आ गया, 90 डिग्री का। तो परिभाषा हमारी क्या बनी इसकी, कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसी को हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो आप कभी भी जब आपके पास इस तरह के ये त्रिभुज आएंगे तो आप आराम से पहचान कर पाओ कि किस टाइप का ये हमारा त्रिभुज है। अब चलते पॉइंट नंबर 3 पे, यानी अधिक कोण त्रिभुज। इसके बारे में क्या है, एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो, मतलब एक त्रिभुज हमें दिया गया, तीन कोण होते हैं, उसमें केवल और केवल एक कोण अगर 90 से ज्यादा का हो गया तो उसका नाम क्या पड़ेगा, अधिक कोण त्रिभुज। ये बात आपको याद रख के चलनी है। तो तीन तरह के कोण थे हमारे बच्चों, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, न्यून कोण त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 से कम के हो, अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो। अब हमारे पास एक कोण और होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब इसमें भुजाओं वाली क्वालिटी भी आएगी और कोण वाली क्वालिटी भी आएगी, दोनों तरह की क्वालिटी आएगी, इसलिए नाम क्या पड़ा, समद्विबाहु। आप जानते हो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समान हो, और समकोण क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो इसमें दोनों बातें होंगी इस त्रिभुज के अंदर, दो भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण 90 डिग्री का हो। तो कोई त्रिभुज अगर ऐसा आपको दिख गया कि जिसकी दो भुजाएं तो बराबर है और कोण 90 डिग्री का भी है, तो आप उस त्रिभुज को तुरंत क्या बोलोगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो त्रिभुज के प्रकार थे वो पूरे कंप्लीट तरीके से आपने समझ लिए अच्छे से। और आप यकीन करिए, इस अगर आप इस तरीके से अपने नोट्स को बनाएंगे अच्छे से और बार बार इनको रिवीजन करेंगे, तो लाइफ में आपको कभी भी जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि अब जब चैप्टर आप आगे बढ़ाओगे तो इनसे रिलेटेड चीज आपके पास आएंगी, और आपको इनकी बेसिक पता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे सॉल्व। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ और हम समझते हैं कि हमारे इस चैप्टर के अंदर और कौन कौन सी जरूरी चीजें इंपॉर्टेंट जो हमें समझनी है अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं कि जो हमें काम आने वाली चीजें, इसमें आपको सबसे पहले दो चीजों को याद रखना है। एक होता है बच्चों सर्वांग समता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रेंट, और एक होती है समरूपता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी। तो देखो, जैसे कि हम इसको नाम को देखें, सर्वांग समता यानी सर्व मिस सभी, अंग मिस अंग, समता मिस समान, मतलब कोई दो आकृति ऐसी कि जिनकी सभी अंग समान हो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं। और समरूप का मतलब क्या है, कि जिसका केवल रूप समान हो। क्या समान हो, रूप समान हो। ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि ये भी क्या है बच्चों, एक ये भी हमारा एक पेन है, और अगर मैं इसको भी ले लूं, ये भी एक क्या है, पेन है। तो ये दोनों क्या है, ये समरूप है हमारे। क्या है बच्चों, ये आप ये समरूप बोलोगे कि रूप इनका समान है। अब यहीं पर ही मैं अगर एक काम करूं, यहाँ पर मैं ले लू एक क्या, एक पेन, और मैंने ये यहाँ पर एक क्या ले ली, एक किताब ले ली। ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं क्या इसका रूप समान है बच्चों, नहीं है रूप समान इसका। ये पेन है और ये हमारी किताब है। ठीक है। तो आपने देखा क्या, कि जिस चीज में हमारा रूप समान हो उसको समरूप बोलते हैं, और सर्वांग समता में हर एक चीज बराबर होती है, सेम टू सेम। तो इसको हम अभी और आगे अच्छे समझेंगे। बस आपको यहाँ पर इतनी बात याद रखनी है, सर्वांग समता में जो भी आप शेप लोगे, दो आकृति लोगे, बिल्कुल सेम टू सेम होगी वो। लेकिन समरूपता में ऐसा नहीं है। समरूपता में हमारे पास क्या है, कि चीजें इसमें सेम तो होंगी, लेकिन उनके पास हमारे पास क्या है, कि उनका जो रूप है वो छोटे बड़े हो सकते हैं, उनका साइज हमारा छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइज बिल्कुल सेम होगा। अब हमें त्रिभुज चैप्टर पढ़ना है तो हमें त्रिभुज के बारे में सीखना है। तो हम देखते हैं त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हों
तब त्रिभुज सर्वांग होते हैं। अब देखो हमने दो डायग्राम ले ली, ये भी त्रिभुज है बच्चों, ये भी त्रिभुज है। तो इसकी ए बी की लंबाई डी ई की एक्यूरेट बराबर होगी, ए सी की लंबाई डी एफ की एक्यूरेट बराबर होगी, और ए सी की लंबाई ई एफ की एक्यूरेट बराबर होगी। और अगर ऐसा हो गया और इनकी कोण यानी इसके एंगल, एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को हम बोलेंगे सर्वांग समत्रिभुज। ठीक है बेटा, आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब इसका सिंबल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सर्वांग सम का सिंबल, यानी कि इसका प्रतीक चिन्ह होता है ये। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों आपस में कैसे सर्वांग सम है, और सर्वांग सम है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी की लंबाई डी सी के बराबर, ए सी की लंबाई डी एफ के बराबर, और बी सी की लंबाई ई एफ के बराबर। ये इस हद तक बराबर होते हैं कि अगर इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखूं तो ये पूरा पूरा ढक लेगा, और इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखूं तो ये पूरा कंप्लीट ढक लेगा इसको। तो ऐसे हम साइड साइड को देख चुके, साइड बराबर होती है, एंगल भी बराबर होते हैं। एंगल ए किसके बराबर बच्चों, एंगल डी के, एंगल बी किसके बराबर बच्चों, एंगल ई के। ऐसे ही एंगल सी किसके बराबर, एंगल ई के, बिल्कुल एकदम बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं तो इसकी लंबाई अगर 5 है तो इस वाले की भी 5 ही होगी बच्चों। इसकी अगर 6 है तो इसकी भी क्या होगी, 6 ही होगी। इसकी अगर 7 है तो इसकी भी बच्चों 7 होगी, क्योंकि हमें बिल्कुल एक टोट एकदम बराबर दिखानी होती है यहाँ पर। अगर मैं इसका एंगल मानता हूँ कितना, 30 डिग्री का, तो ये भी कितने का होगा, 30 का ही होगा। अगर मैंने ये लिया कितने का एंगल, 50 का, तो ये भी कितने का बच्चा होगा, 50 का ही होगा। आप जानो दो ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, अंदर की जो कोण होती है, वो तीनों मिला के 180 के बनते हैं। तो 50 का ये, 30 का ये, कितने हुए 80, तो ये कितना बचा हमारे पास 100। अब ये 100 का है तो ये भी 100 का ही होगा। तो इसलिए आप जानते हो सर्वांग सम में बच्चों क्या होता है कि सारी साइडें बराबर होती है बेटा, और सारे कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो बस आपको इसमें इतनी सी बात याद रखनी थी। अब अगर हमें कभी सर्वांग समता हमें प्रूव करनी है, जैसे आपका 9th का टॉपिक यहाँ पर आपको सीखना है इसके बारे में, क्योंकि आगे बीच में इसकी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं कभी नहीं चाहता कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहे हल्का सा भी। तो सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए 5 रूल होते हैं बच्चों। कौन कौन से, साइड एंगल, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल, साइड साइड साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस साइड। मतलब भुजा कोण, भुजा कोण, कोण भुजा, कोण भुजा कोण, और भुजा भुजा भुजा। ठीक है, तो आपको बस इतनी सी बातें रखनी है इनको, ये सर्वांगता प्रूव करने के लिए 5 रूल होते हैं हमारे। ठीक है, आपको जो मेन काम रखना है वो तो आपको समरूपता ही देखना है, क्योंकि ये हमारा 9th का टॉपिक है। लेकिन आपको मैंने बता इसलिए दिया कि आपको याद रहे कि आगे जब भी इसमें ये क्वेश्चन है तो आप पहचान कर पाओ अच्छे से। आपकी आपको समरूपता देखना है, समरूपता आपका 10th क्लास का टॉपिक है जो कि आपको करना है अच्छे से। तो आप इसको ध्यान से देखिए बच्चों, देखो ध्यान से। समरूपता के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं, समरूपता होती क्या चीज है। दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। अब देखो आपको एक बात अच्छे समझनी है, यहाँ पर कोण बच्चों कैसे होंगे, कोण तो समान ही होंगे, लेकिन जो भुजाएं, जो संगत भुजाएं वो समानुपातिक होंगी, मतलब अनुपात में बराबर होंगी। अब अनुपात में कैसे बराबर होंगी, आप इस चीज को समझ लो, मैं भी तुम्हें आगे अभी आपको आगे समझाता हूँ। बस आपको यहाँ पर अभी याद ये रखना है कि समरूपता के लिए आपको कोण तो बराबर ही दिखानी है, लेकिन भुजाएं समान अनुपात में दिखानी है, बराबर रेशियो में बराबर दिखानी है आपको। तो अब देखिए, तो जैसे हमें ट्राइंगल दिया है ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, तो एंगल ए डी के बराबर होगा, एंगल बी ई के बराबर होगा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। तो हमने यहां पर इसे लिख दी, एंगल ए डी के बराबर, एंगल बी ई के बराबर, एंगल सी एफ के बराबर। अब जब इनकी साइड लोगे आप बच्चों, तो ये क्या है, ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ। मतलब इसका क्या है कि इनकी जो साइडों का जो हम सॉल्व करके निकालेंगे अब इनको, तो वो बराबर बराबर वैल्यू निकल के आएंगी, इनका रेशियो हमारा बराबर निकल के आएगा। और ऐसा हो गया तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के, समरूप है। ये दोनों ट्राइंगल कैसे समरूप है हमारे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समरूप सिद्ध करने के लिए हमारे पास 3 रूल होते हैं, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, और एंगल एंगल एंगल। मतलब भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा भुजा, और कोण कोण कोण। ठीक है, तो आपको इन बातों को याद रख के चलना है,
यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सी बात आप एक याद रखिए, अगर कभी भी समरूपता है, मैं आपको यहाँ पर एक बार और अच्छे से समझा दूं। अगर कभी भी आपके पास ये चीज आए कि आपको कोई चीज समरूप दिखानी है बच्चों, ठीक है, तो आप क्या करेंगे समरूप के लिए। अगर हम बात करें बच्चों समरूप के लिए, तो इसमें कोण कैसे होते हैं? कोण तो बेटा आपके समान होती है, लेकिन भुजाएं कैसी होती हैं? भुजाएं समानुपातिक होती हैं। समानुपातिक। अब कई सारे बच्चों को समानुपातिक का अर्थ नहीं पता होगा, समानुपातिक क्या चीज होती है, तो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊं समानुपातिक होती है क्या चीज है। देखो बच्चों, जैसे मान लो आपको एक ट्राइंगल दिया है ए बी और सी, बहुत अच्छे से मैंने समानुपातिक का आपको अर्थ समझ में आया कि इसका क्या मतलब है। और ये क्या है डी ई और एफ, इसकी लंबाई 5, इसकी 10, इसकी 6, इसकी 12, इसकी 7 और इसकी 14। ठीक है, तो आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि समानुपात हमारे पास हमें समझना है क्या होता है। आप इतना जानते हैं कि दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हैं समरूप हैं, तो इनकी जो भुजाएं हैं, इनका जो अनुपात है वो बराबर रहेगा समानुपात में। तो ए बी अपॉन डी ई के, ठीक है बेटा। ऐसे ही हम क्या करें बराबर में ए सी और अपॉन में डी एफ की, ऐसे यहां पर बी सी और अपॉन में किसके ई एफ की। बस अब इनकी वैल्यू लिख लो आप कि किसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर हम देखें ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी है, हमने कितनी मानी ए बी की 5, तो ये हम ले लेंगे 5। और डी कितनी मानी बच्चों 10। इसी तरीके से ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए सी 6 है। और डी एफ देखिए बच्चों, डी एफ की वैल्यू कितनी है 12, 12। ऐसे आप देखो बी सी की वैल्यू तो बच्चों कितनी है 7, और ई एफ की वैल्यू बच्चों कितनी है 14। बस अब इसको सॉल्व कर लो। 5 वन 5, 5 टू 10, 6 वन 6, 6 टू 12, 7 वन 7, 7 टू 14। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास कितना निकल गई वैल्यू, इसकी वैल्यू आई 1/2, इसकी वैल्यू आई 1/2, और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आई 1/2। तो आपने देखा तीनों वैल्यू हमारी कैसे निकल गई आपस में बराबर। बस इसी को बोलते हैं हम समानुपात, मतलब तीनों की वैल्यू हमारे पास अनुपात में कैसे आ गई बराबर आ गई। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अब समानुपात की जो बात है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि समानुपात क्या चीज होती है। ठीक है, यहीं पर अगर हम इसको सर्वांग सम दिखा दे तो मैं वैल्यू हमारी पूरी साइड ये 5 की थी, ये भी 5 की होती, ये 6 थी, ये भी 6 होती, ये 7 थी, ये भी 7 होती, तो वो हमारी पूरी बराबर दिखानी पड़ती। लेकिन समरूप है तो आप रेशियो में बराबर दिखाओगे इसको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से हमने अपने चैप्टर का जो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था पूरा याद रख लिया। आप इन दो बातों को याद रखिए, समरूप के लिए कौन समान होंगी और भुजाएं बच्चों कैसी होंगी समानुपातिक होंगी। ठीक है, तो बस अब हमारी जो पहली एक्सरसाइज बच्चों वो इन दो पॉइंट्स पे डिपेंड है, आपको इनको ही समझना है और आप बड़े आराम से अपनी जो पहली एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम पहले एक्सरसाइज निकाल लेते हैं। आप अपनी किताब खोलकर और अपने जो भी आपकी नोट्स हैं आप नोट्स बना रहे हैं। हाँ, एक बात बच्चों मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आप अपने नोट्स बिल्कुल ईमानदारी से बनाते हुए चलिए, जिससे कि आपको आगे चले कोई दिक्कत ना हो। बस ऐसा ना हो कि आप केवल देखें वीडियो को, आप नोटबुक लेकर बैठे, कॉपी पेन सब चीज, और आप नोट करते हुए चलो सारी चीजों को अच्छे से, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए और आप पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला सको। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं 6.1 एक्सरसाइज की अपनी। तो देखो इसमें क्या दिया है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों को में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो सबसे पहले हमें क्या है फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है, खाली जगह भरनी है। तो अब ये कह रहे हैं हमसे सभी व्रत होते हैं, कैसे होती है सर्वांग सम या समरूप। तो देखो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि सभी जो व्रत हैं वो अलग अलग साइज के होंगे। जैसे मान लो मैं आपको अगर एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, थोड़ा साइड से यहाँ पर आप देखो, ये हमारे पास क्या है बच्चों एक व्रत है, इसकी रेडियस कुछ और होगी। ये भी हमारे पास क्या है एक व्रत है, इसकी रेडियस कुछ ज्यादा बड़ी होगी थोड़ी। और अगर हम और इससे बड़ा बनाएंगे तो हमारे पास क्या है व्रत, हमारे पास क्या है छोटे और ये बड़ा, तो कई तरह के हमारे व्रत बन जाएंगे। अब आप एक चाहो और एक बड़ा व्रत बना लो, तो सारी चीज किस पर डिपेंड कर रही है हमारी रेडियस पर। जितनी बड़ी रेडियस होगी उतनी बड़ा आपका सर्किल बनेगा। तो अब हमारे पास क्या है, ये हमसे क्या कह रहे हैं, सवाल ने हमसे ये पूछा है क्या सभी व्रत सर्वांग सम होंगे या समरूप होंगे। तो सीधी सी बात है बच्चों, सर्वांग सम कब होते,
जब उनकी रेडियस बराबर निकल के आती, मतलब वो साइज में बिल्कुल बराबर होती, लेकिन सभी वृत्त साइज में बराबर तो हो नहीं सकते, इसलिए इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, समरूप। ठीक है, तो आपने नोट्स अभी नोटबुक में इसको लिख लो, यहाँ पर हमारा क्या आएगा बच्चों, समरूप आएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चले और लिखते हुए चलें। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं अपने। दूसरी बात, सभी वर्ग, वर्ग भी हमारी वही चीज है कि जिसकी चार साइड होती हैं और चारों बराबर होती हैं, ठीक है, वर्ग में। तो अब ये करें, सभी वर्ग होते हैं, क्या सभी वर्ग सर्वांग हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि पता नहीं किस वर्ग की साइड कितनी हो, लेकिन समरूप, एग्जैक्ट समरूप हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी, इसमें भी क्या लिखेंगे, समरूप, मतलब सभी वर्ग हमारे समरूप हो सकते हैं, लेकिन सर्वांग नहीं हो सकते सारे वर्ग, सारे वर्ग। अब क्या है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब ये हमसे कह रहे हैं सभी त्रिभुज किस तरह के, समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं या समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। देखो यहाँ पर बच्चों हम बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो सारे समबाहु त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। तो आप इस पर क्या लिखोगे, समबाहु, क्योंकि समबाहु में क्या है, समान भुजाएं होंगी उसकी, तो अब समान भुजाएं होंगी, तो जब उनका रेशियो निकालेंगे तो हमारा बच्चों कैसा आएगा, वो हमारा समरूप बन जाएगा, रेशियो बराबर निकल के। तो इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज कैसे हैं, समरूप होते हैं। अब पॉइंट नंबर 4, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, संगत कोण कैसे होने चाहिए, जानते हो आप, संगत कोण कैसे होने चाहिए, एकदम बराबर, उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं मैंने अभी आपको बताया था, संगत भुजाएं कैसे, समानुपाती। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, भुजाएं बच्चों क्या होती है, समानुपाती। कोण तो बराबर होती है लेकिन भुजाएं समानुपात में होती है। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन की जो चारों पार्ट थी वो हमने बड़े आराम से सॉल्व कर लिए, क्योंकि हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है अच्छे से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये हमसे बच्चों क्या करें, निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य लिखिए। आपको क्या करना है, देखो एक तरीका बच्चों ये होता है कि हमने आंसर शीट से देखा और फिल इन द ब्लैंक्स भर ली, या खाली या सही गलत आपने लिख दिए। तो जब आप उस तरीके को फॉलो करोगे तो बच्चों आपके माइंड में कुछ चीजें सेव नहीं हो पाएंगी, और जब आप सीख के समझ के अच्छे से करोगे तो आप पेपर में भी कर पाओगे और किताब में जो भी क्वेश्चन आएगा आप बड़े आराम से टैकल कर पाओगे क्वेश्चन को। तो इसलिए मैंने पहले आपको समझाया और अब हम बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य लिखिए। अब देखो हमें क्या दिया गया है, कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं। तो देखो हमसे क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये बात सही है या गलत है, कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं, ये बात बच्चों असत्य है, क्योंकि समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती, सारी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती, नहीं इसका उल्टा हमारा बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, असत्य। सभी कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, असत्य। तो पहला हमारा क्या होगा बच्चों, असत्य हो गया। और कोई भी दो समरूप आकृतियां समरूप होती हैं, ये बात तो आपकी सही है बिल्कुल, अगर समरूप आकृति समरूप ही होंगी फिर हमारी वो, इसको हम क्या बोलेंगे, सत्य। ठीक है बच्चों। अब दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर हो। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि अगर दो चतुर्भुज हमारे समरूप होते हैं तो उनके, यदि उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर हो। तो आप संगत केवल कोण के आधार पर आप कह सकते हो, क्या ये वाली बात नहीं कह सकते बच्चों, हम केवल कोण के आधार पर यह वाली बात नहीं कह सकते कि हमारे पास अगर कोण बराबर है, क्योंकि भुजाओं को भी देना होगा ना उसको, इसलिए इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये वाली बात हमारी कैसी है, असत्य है। क्योंकि समरूप दिखाने के लिए कोण बराबर होना चाहिए और भुजाएं कैसी होनी चाहिए, भुजाएं समानुपात में, तो भुजाओं के बारे में बात नहीं की इसने, इसलिए हमारे असत्य होगा। अगला, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो इसमें हमें क्या दिए गए, समरूप दिए गए, लेकिन केवल बात किसकी की गई है, भुजा की, इस वाले में हमें कोण की कोई बात नहीं की गई। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि बच्चों ये भी हमारा कैसा होगा, असत्य होगा। तो आप अच्छे से इसको अपनी नोटबुक पर नोट करें और उसमें वहां पर ये फिल इन द ब्लैंक्स और सत्य सत्य पूरे अच्छे से लिख लें आप कॉपी पर अपनी। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा, आपको इसकी दो अलग अलग एग्जाम्पल देनी है इनको। तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपके लिए एग्जाम्पल ये साइड में बना देता हूँ और आप अपनी कॉपी पे अच्छे से बना लीजिए। देखो समरूप आकृतियों का मतलब क्या बच्चों, कि उनका जो शेप है वो अलग हो सकता है लेकिन उनकी जो आकृति है वो सेम रहनी चाहिए।
साइज हमारा अलग हो सकता है, लेकिन जो शेप है वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मान लो ये भी ट्राइंगल है बच्चों, ये भी ट्राइंगल है, तो ये पहले वाले पार्ट का हमारा ऑप्शन हो गया, पहले वाले पार्ट का हमारा समरूप आकृति, समरूप आकृतियां हैं दोनों, तो आप इसके एग्जाम्पल भी ये ले सकते हो। ऐसी हम बात कर लें सेकंड वाले क्वेश्चन की, ये हमसे करें ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। आप जब समरूप नहीं है इसका मतलब क्या, दोनों अलग अलग शेप हमारी, तो हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पर हमने एक के ले लिया, एक ले लिया सर्किल, और यहाँ हमने के ले लिया एक ट्राइंगल। क्या इनके बच्चों दोनों के रूप समान है, दोनों के रूप अलग अलग है, तो इसलिए हम इस वाले क्वेश्चन में इस एग्जाम्पल को बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले समरूप आकृतियों में ये एग्जाम्पल लिख दें, और समरूप नहीं है उनमें आप ये लिख दें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे अपने, जो कि हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम ध्यान से देख पाए तो ये हमारा क्या है, ये एक हमारा क्या है चतुर्भुज है, और ये भी हमारा क्या है एक चतुर्भुज है। तो अगर हम इसको देखें अच्छे से, तो समरूप के लिए बच्चों आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोण का बराबर होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर कोण बच्चों कितने का है, 90 डिग्री का, लेकिन यहाँ पर तो कोण 90 डिग्री का ही नहीं था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ हमारा कोण ही अलग है, और फिर हम भुजाओं को तो चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि कोण तो बराबर होना चाहिए हर हालत में। ये 90 डिग्री की, ये 90 डिग्री की नहीं बनने हमारा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि ये जो हमें डायग्राम दिए गए हैं, ये हमारे क्या है, समरूप नहीं है। तो आप इसमें क्या लिख देंगे, ये नहीं है। क्या लिखेंगे हम इसमें, दी गई चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो इसका हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बच्चों क्या होगा, नहीं। तो इस तरीके से बच्चों हमने अपनी एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीटली पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया है। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए बच्चों, तो प्लीज आप लोग अपनी नोटबुक लेके बैठे और अच्छे से पहले नोट्स बनाए, अच्छे से पूरे प्रॉपर तरीके से। अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.2, और हम नेक्स्ट लेक्चर में 6.2 की पहले बेसिक अच्छे से क्लियर करेंगे। क्योंकि आप यकीन करिए बच्चों कि ट्राइंगल ही था आपका चैप्टर, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपने बेसिक नहीं पढ़े शुरुआत से, तो फिर आप एक्सरसाइज करते रहिए, आपको डाउट आती रहेंगी। तो पहले हम सबसे पहले 6.2 जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे क्या, कि हमें क्वेश्चन में क्या शुरुआत करनी है। तो हमारा उसका जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, और उसमें हम इसको पूरे अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो जब तक के लिए आप लोग 6.1 को कंप्लीट करिए, इसे रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, और अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी आपके साथी हैं अब चैनल के बारे में उनको बताइए, और चैनल को उनके पास शेयर करिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और अपने माँ बाप के और अपने सपने कंप्लीट करिए। बस यही मेरी आप लोगों के लिए दुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू दोस्त।